Hello everyone, today we will be beginning with current electricity part 4 and this will be the last one and we will be completing the chapters in one shot only. I'll try my best. So today we will be doing grouping of two unidentical cells. मतलब ये हमने पढ़ा था पहले वाली क्लास में बट उसमें सिर्फ हमने क्या करा था फॉर्मूलाज करे थे राइट एंड वो बेनिफिशियल इतने मुझे नहीं लगे खुद को देखने के बाद भी। और उसके बाद हम देखते हैं हम टू सेल्स को अगर हम सीरीज़ में देखते हैं तो सीरीज़ में लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना सेल का वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो E1 और E2 हमारी क्या होती है EMFs होती हैं दो सेल्स की और R1 एंड R2 हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होती हैं। VAB VA VB VC ये हमारे पोटेंशियल्स होते हैं पॉइंट पे। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्रीवियस क्लास में, इतना तो पढ़ा था। अब देखते हैं हम पोटेंशियल्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेल लिया, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनाया और इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए से बी पॉइंट तक। तो VA माइनस में VB कर दूँ तो E1 माइनस में IR1 देखेंगे कि हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था ना प्रीवियस क्लास में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ सेकेंड सेल का तो वो क्या होगा VB माइनस VC। ठीक है, VBC का जैसे अभी ये वाला सेल है इसके साथ में अगर मैं दूसरा सेल भी लगा दूं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है B से पॉइंट C तक है। तो VB माइनस में VC किसके इक्वल होगा E2 माइनस में IR2। ठीक है, IR2 हो गया। उसके बाद अगर मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल मतलब इन A और C के बीच में कॉम्बिनेशन है सेल का तो AC के बीच में। ठीक है, VAC तो VA माइनस में VC मतलब कि फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऐड करना है सेकेंड सेल के साथ। ठीक है, VA माइनस में VB प्लस VB माइनस में VC। ठीक है, तो VAC मेरा किसके इक्वल होगा E1 माइनस में IR1 प्लस में E2 माइनस में IR2। ठीक है, इसी तरीके से किया। अब इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल लेते हैं। E1 प्लस E2 क्या है, कॉमन निकल जाएगा, माइनस में IR1 प्लस R2 कॉमन। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है वो E इक्वलेंट माइनस में R इक्वलेंट। अब यहाँ पे E इक्वलेंट क्या है जो सम है EMFs का और R इक्वलेंट क्या है सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का। समझे इतना। उसके बाद अगर मैं EMF देखूँ कहाँ से E1 से लेके EN तक और इंटरनल रेजिस्टेंस देखूँ R1 से लेके RN तक। ठीक है, तो E इक्वलेंट मेरा E1 E2 प्लस E3 इन सबको ऐड करूँ EN तक, फिर R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN तक। अगर अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर रही थी, अगर अब मैं स्पेशल केस ले लूँ तो नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दूंगी तब क्या होगा उस केस में देखते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव को जब मैं कनेक्ट करूंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो VA माइनस में VB होगा E1 माइनस में R1। यहाँ तक तो हमारा सेल सही जाता है। उसके बाद नेगेटिव चेंज तो यहीं पे आएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव का। तो यहाँ पे क्या होगा VB माइनस में VC, E2 माइनस में IR2 सेम रहेगा, बस E2 के आगे हमें क्या लगा देना है नेगेटिव लगा देना है। क्यों, क्योंकि हमने साइड चेंज कर दी मतलब अपोजिट सेल लगा दिया। अब VAB प्लस VBC, ठीक है, E1 माइनस में IR1 प्लस माइनस I1 माइनस में IR2। तो E1 माइनस में E2 क्या होगा इक्विवेलेंट होगा किसके लिए जब हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा माइनस में IR1 प्लस में R2 इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर ले किसकी, टू सेल्स अगर मैं पैरेलल में लगा रही हूँ तो इसमें क्या होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और नेगेटिव एक साथ। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाले एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले एक साथ। ठीक है, तो अब नेगेटिव टर्मिनल्स क्या है कनेक्टेड है तो E1 प्लस में I1 प्लस I2 है वो किसके इक्वल होगा I के इक्वल। और VB1 एंड VB2 क्या है पोटेंशियल से किस पॉइंट पे B1 और B2 पे, और V क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है B1 और B2 के बीच में। ठीक है, अब मैं फर्स्ट सेल का देखूं तो B1 माइनस VB1 माइनस में VB2 किसकी इक्वल आ रहा है E1 माइनस में IR1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसमें से अगर मुझे I1 का फॉर्मूला निकालना पड़े तो देखो V इज इक्वल्स टू IR1
I1 माइनस में IR1, ठीक है, IR1 को इस साइड ले जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव। अब मुझे I का फॉर्मूला निकालना है, तो R को अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली E2 के लिए भी V1 माइनस में V2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, सॉरी एक सेकेंड, देखो सेकेंड सेल में भी आया E2 माइनस में IR2, इधर से भी I2 वैसे ही निकाल लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज पुट करनी है I1 एंड I2 की, किसमें, I का जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है ना। तो E1 माइनस में V बाय में R1 प्लस E2 माइनस में V बाय में R2, ठीक है। इसी तरीके से किया। अब अगर मैं क्या करूँ, E1 बाय में R कर दूँ माइनस में V बाय में R, तो E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R1, इन दोनों को एक साथ ले लो, EMF है ना, माइनस में V कॉमन होगा तो 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय में R2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाली है ना, देखो ये है, इनका क्या कर दूंगी मैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, E1 R1 प्लस E2 R2 बाय में R1 R2। और सिमिलरली यहाँ पे 1 बाय में R1 बाय में R2 का करूंगी तो यहाँ पे भी एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास E इक्वेलेंट माइनस में R इक्वेलेंट, और E इक्वेलेंट बाय में R इक्वेलेंट की वैल्यूज है ये, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आपको 1 बाय में R इक्वेलेंट ले दो तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। और E इक्वेलेंट बाय में R इक्वेलेंट ले लो तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाय में E1 बाय में R2 प्लस में E2 R1 बाय में क्या आ जाएगा, R1 R2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनको अलग से मैं डिवाइड करूँ, 1 बाय में E1 R2 बाय में R1 R2, तो R2 से R2 कैंसिल, बाय में ऐसे ही E2 R1 बाय में R1 R2 कर दो तो R1 से R1 कैंसिल, तो E2 बाय में R2 रह जाएगा, ठीक है। अब n सेल्स के लिए भी इसी तरीके से आएगा, n सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय में R1 1 बाय में R2 अप टू Rn तक कर दो, और En भी ऐसे ही हो जाएगा, E1 बाय में R1 E2 बाय में R2 और अप टू कहाँ तक, En बाय में Rn तक, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने आइडेंटिकल सेल्स अनआइडेंटिकल सेल्स पढ़ लिया। अब आइडेंटिकल सेल्स की बात करें तो सारे सेल्स जो एक जैसे हैं, अगर मैंने इनका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो एन आइडेंटिकल सेल्स की ईएमएफ क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएगी, आर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल होगी, एन ई की, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जितने भी लगाया हमने, ठीक है, इनटू में ई। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगी मेरी, देखो क्या हो रहा है, देखो एन आर आ जाएगी, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अगर अब मैं करंट देखूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में, तो वो किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू एन ई बाय में आर प्लस में एन आर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं स्पेशल केस देखूं, तो अगर मेरा आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला क्या आएगा करंट का, एन ई बाय में आर, है ना। और अगर मेरी एन आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो एन ई बाय में एन आर आ जाएगा, एन से एन कैंसिल, तो ई बाय में आर बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग गिव्स मैक्सिमम करंट, ठीक है। जो सीरीज ग्रुपिंग है मैक्सिमम करंट कब देगी, जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर रही हूँ तो पॉजिटिव वाले एक साथ कनेक्ट होंगे, नेगेटिव वाले भी एक साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं, एक मिनट, देखो ईएमएफ तो सबकी क्या हो जाएगी, ई के इक्वल। ईएमएफ इंक्रीज नहीं होती, क्या इंक्रीज होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाय में आरपी होगी, तो 1 बाय में आर अप टू सो ऑन एम टाइम्स तक, ठीक है। एम आइडेंटिकल सेल्स लगा दिए तो एम बाय में आर हो जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा 1 बाय में आर पी है वो एम बाय आर के इक्वल है, तो आर पी मेरा आर बाय में एम के इक्वल नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। और करंट का फॉर्मूला ई बाय में आर प्लस आर एम,
ठीक है, आर एम। अब इसका मैं क्या कर दूंगी, इसका मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एलसीएम। तो एम आर प्लस आर एम प्लस में आर के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मेरी आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है आर बाय एम से, तो ई बाय में आर आ जाएगी वैल्यू, है ना, ई बाय में कैपिटल आर, ठीक है। और अगर मेरी आर की वैल्यू, जो स्मॉल आर की वैल्यू वो बहुत ज्यादा बड़ी है आर से, तो उस टाइम पे एम ई बाय में आर आ जाएगी, मतलब कि m टाइम्स बन जाएगा, मतलब m से मल्टीप्लाई कर दो e बाय आर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पैरेलल ग्रुपिंग हमें कब मैक्सिमम करंट देगी, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, उस टाइम पे हमें जो पैरेलल वाला है वो ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिक्स ग्रुपिंग, मतलब मैंने बहुत सारे सेल्स सीरीज में लगा दिया और उनको फिर पैरेलल में एक साथ रख दिया, ठीक है। तो मेरे पास m सेल्स हो जाएंगे रो में और m सच रोज हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी, 1 रो की n r के इक्वल, है ना। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी किसके इक्वल हो जाएगी इस पॉइंट पे, r n r बाय में m के, ठीक है। तो अब मैं इसको करंट के फॉर्मूला में पुट करूं तो इनका एलसीएम लेने के बाद मुझे ये वाली फॉर्म मिलेगी, एम एन ई बाय में एम आर प्लस में एन आर। यहाँ पे मैंने एलसीएम करके भी दिखा रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब एम आर एन आर के इक्वल होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर बाय में एम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट को हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। तो देखो, जब क्या होता है, वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्लोली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं उनको कुछ वोल्टेज दूंगी, ठीक है, उस टाइम पे वो बहुत जल्दी जल्दी से मूव करेंगे। अब जल्दी जल्दी से मूव कर रहे हैं तो कोलिजन भी होगी, वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी, आपकी हीट में। सो हीट फॉर्म होती है किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हम हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट से, तो V हमारी वोल्टेज होती है, I हमारा करंट होता है, और T हमारा टाइम होता है यहाँ पे। तो वर्क डन मेरा VI इंटू में T हो जाएगा जूल, ठीक है। और वर्क डन मेरा हीट के ही इक्वल होता है, तो VIT। और अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू IR पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू, I² RT, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क करने का रेट। तो पावर क्या होगा, VI किसके इक्वल हो जाएगा, I² इंटू में R, और V जो मेरा करंट है उसको मैं V बाय R पुट कर दूं तो उस टाइम पे V² बाय R हो जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, 1 वाट, जो कि 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होगी, ठीक है। और ऐसे इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, किलोवाट, और 1 मेगावाट किसके इक्वल होगा, 10⁶ वाट के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसकी, हमारी कमर्शियल यूनिट, जो कि हॉर्स पावर है, और हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के, ठीक है। अब हमारी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि एनर्जी जो हमारा एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है वो किसके इक्वल होगी, पावर इंटू में टाइम, तो VI इंटू में T, जो कि अगर हम V की वैल्यू IR पुट कर दे तो I² RT के इक्वल होगी, और कमर्शियल यूनिट हमारी किलोवाट आर होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। किलोवाट किसके लिए, पावर के लिए, और टाइम हमारा आर में लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस की, मतलब कि हम आउटपुट पावर इतनी दे रहे हैं तो हमें इनपुट कितना मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, वो देखते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, आउटपुट पावर बाय में इनपुट इंटू में 100। तो अगर मैं एक मोटर ले रही हूँ, ठीक है, उसकी जो इनपुट पावर है 1100 वाट, ठीक है, और आउटपुट पावर 330 वाट है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 330 बाय में 1100 इंटू में 100, तो यहाँ पे 0 से 2 0 कैंसिल, 330 बाय में 11 बच जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30। तो हमारी एफिशिएंसी क्या है इसकी, मोटर की 30 है, ठीक है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ हमारा क्या है, यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को वो करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे हमारा ओम्स लॉ खाली काम नहीं आता।
तो ये हमें अननोन करंट्स फाइंड करने में हेल्प करता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं हम, उसके बाद अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ हमने देख लिया कि वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स के लिए यूज होता है ना, जो हम अननोन रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं। अब इसके दो रूल हैं, ठीक है। पहला रूल देखते हैं कि एल्जेब्रिक सम होता है ना जो करंट का, वो जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब एक क्लोज सर्किट में, वो जीरो होता है, ठीक है। मतलब कि उनका समीशन जीरो होगा, मतलब जितने करंट आ रहे हैं उतने, मतलब जितना करंट आ रहा है, ठीक है, उतना बाहर भी जा रहा है और वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि करंट अगर कोई जंक्शन पे ऐड हो रहा है, मतलब कि आ रहा है, तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, और करंट कोई वापस जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वहां से जा रहा है तो नेगेटिव। अब जैसे फिगर में शोन है, तो I1 हमारा क्या है, नेगेटिव। हमने क्यों लिया, क्योंकि वो उसको लीव कर रहा है, ठीक है। और हमने I2 पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि वो आ रहा है उसके अंदर। तो इस तरीके से ऐड करेंगे और उनका टोटल सम जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए I2 प्लस में I3 किसके इक्वल होगा, मतलब इसका मतलब लास्ट में यही है कि जो टोटल इनकमिंग है वो आउटगोइंग के इक्वल है, लेकिन जितना करंट आ रहा है वो आउटगोइंग के ही इक्वल होगा, ओके। अब बात करते हैं किरचॉफ का सेकेंड रूल, जिसको हम लूप रूल भी बोलते हैं और वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। क्लोज्ड नेटवर्क्स में जो एल्जेब्रिक सम होता है चार्जेस का पोटेंशियल्स में, वो जीरो होता है, ठीक है। तो जो टोटल ईएमएफ होती है लूप में, वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब कि समीशन ऑफ वोल्टेज हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। मतलब कि सारी पोटेंशियल जीरो के इक्वल, और ईएमएफ हमारी IR के समीशन के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये लॉ किसको सपोर्ट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ना ही एनर्जी क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। तो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, अगर हम उसको इनकाउंटर करें, मतलब कि पहले उसको लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगी हमारी ईएमएफ। लेकिन अगर हम वहीं पे पॉजिटिव टर्मिनल को पहले ले रहे हैं, तो ईएमएफ हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम होती है, तो IR भी हमारा पॉजिटिव होगा, और हमारा जो लूप की डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट होती है, करंट के, ठीक है। तो आई हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं KVL रूल अप्लाई कर रही हूँ इसमें, देखो ये मेरी लूप है, इसमें मैंने KVL रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ABCDEFA, ठीक है। तो माइनस में E2 प्लस में E1। अब माइनस में E2 क्यों लिया, क्योंकि ये कैसे जा रहा है, इधर से जो I2 करंट है वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है पहले, तो इसलिए -I2 प्लस E1, ठीक है। और यहाँ पे I2 प्लस में, अब ये जो जा रहा है, अब देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पहले नेगेटिव करंट आ रहा है ना यहाँ पे वोल्टेज का, मतलब ईएमएफ का, तो I1 प्लस में R1, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो समीशन ऑफ फी किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ IR, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्लोज पाथ में देखूँ, जो BEDC मतलब नीचे वाला है, उसमें E2 जो EMF 2 है, वो I3 R3 प्लस में I2 R2 के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो करंट देखो अब जैसे जा रहा है यहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है वैसे तो, और यहाँ से जा रहा है, तो किसके इक्वल होगा, I3 R3 के, लेकिन पहले कि किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे I2 है वो R2 में जा रहा है, मतलब कि I2 R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो उसके समय के इक्वल है, ठीक है। अब EMF 1 देखते हैं क्लोज्ड पाथ में, तो वो I3 R3 प्लस में I1 R1 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से जो लूप है रूल है उसको फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, और